तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 100 मान का करूंगा तो 100 माना मैंने, 100 का 12.5 हुआ 12.5, इसमें ऐड किया तो 112.5, फिर इसका 33 1/3% मतलब इसका 1/3 निकालूंगा जो कि एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, ठीक है, और फिर इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। और अगर मैं तीसरी एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दूं तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो 100 मानने वाला तरीका तो अनसक्सेसफुल है यहाँ पर। अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो ये वैल्यू रखोगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे, टेबुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम जानते हैं 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, ठीक है। 33 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। अगर किसी वैल्यू में मैं 1/8 का इंक्रीज करता हूं, मतलब पहले वैल्यू 8 थी और अब वैल्यू क्या कर देता हूं, 9 कर देता हूं। लेट्स से कि ये जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू है और ये वैल्यू फाइनल वैल्यू है ओवरऑल। तो ओवरऑल इनिशियल और ओवरऑल फाइनल का रेशियो मैं यहाँ पर निकालूंगा। तो यहाँ पर दो सक्सेसिव चेंज है, एक तो 1/8 का, तो मैंने रेशियो लिखा 8:9। दूसरा है 1/3 का, तो मैं रेशियो लिखूंगा क्या, 3/3 + 1 कितना हो गया, 4। अब मुझको ये बात पता है कि भाई जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 8 × 3 कितना 24 और 9 × 4 36। तो मैं दूंगा 12 से 2 बार गया, 12 से 3 बार गया। अच्छा, ऐसा करने से पहले ही मैं क्या कर सकता था कि मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट और राइट में जो भी कॉमन चीजें हैं वो कैंसिल होंगी बाद में, तो उसको पहले ही कैंसिल कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 से इधर कैंसिल कर देंगे 3 बार और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 बार। तो 2 × 1 कितना हो गया 2, 3 × 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर चेंज कितने का है, 1 का चेंज है किस पर, 2 पर। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 50%। कितना चेंज है बोलो, 50% का चेंज है। ओके, क्लियर है सबको। अभी और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं कि एक चेंज हमने किया, लेट्स से 18 2/11% का, ठीक है, 18 2/11% का। दूसरा चेंज हमने किया -11 1/9%, या -10%, सपोज 10% माइनस किया। तीसरा चेंज हमने किया, लेट अस से +25%। सो व्हाट इज द नेट चेंज, तो नेट चेंज हमको निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ। ठीक है, एक यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर डिक्रीज है, यहाँ पर क्या है, फिर से इंक्रीज है। हाँ बिल्कुल, एचसीएफ एलसीएम कराएंगे अभिनंदन, जब नंबर सिस्टम की क्लास शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी शेड्यूल में है, ठीक है, जिस दिन वो क्लास होगी उस दिन हम कराएंगे इसको। $37.5 कुछ लोग कह रहे हैं। देखो रेशियो नहीं बताना है हमको, परसेंटेज चेंज बताना है। देखो 18 2/11% होता है 18.18%, जिसकी वैल्यू होती है 2/11 फ्रैक्शन में। ये आपको पता होना चाहिए, पहली क्लास में बताई थी, ठीक है। ये प्लस करना है, यहाँ पर क्या करना है मुझे, माइनस का 10%, 10% का मतलब 1/10, तो माइनस का 1/10। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो प्लस का क्या, 1/4। ओके, चलो। तो यहाँ पर 2/11 अगर हुआ तो देखो 11 से कितना हुआ, 11 + 2 13, इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर 10 में 10 - 1, यानी पहले वैल्यू 10 थी, 10 में से 1 कम होकर कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर 1/4 का चेंज है, मतलब 4 से वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 4 + 1 5 हो गई ना। अगर मैं यहाँ पर कैंसिल करूं चीजों को, तो यहाँ पर देखो 5 से 2 बार कर सकता, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो 4 × 2 8 × 8 88 एंड 13 × 9 117। तो कुल मिलाकर चेंज कितने का है, तो इन दोनों में चेंज देगा 12 + 17 29 का चेंज है, 29/88 × 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना परसेंट का मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 2900/88%। तो ये मेथड समझ में आया होगा सबको। चलो, एक और बात जो सक्सेसिव के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरा हम समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम इस चीज को।
लेट अस से कि देयर आर टू शॉप्स, यहाँ पर दो शॉप्स हैं हमारे पास, शॉप 1 एंड शॉप 2, शॉप 1 एंड शॉप 2। शॉप 1 में क्या है कि दोनों एक ही शर्ट, दोनों शॉपकीपर जो है एक ही शर्ट सेल कर रहे हैं, दोनों पर एमआरपी सेम है, दोनों पर मार्क प्राइस जो है वो क्या है, सेम है, एमआरपी दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो है सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10%, फिर 20% और फिर 30% का डिस्काउंट, ऐसे। और दूसरा वाला देता है पहले 30%, फिर 20% और फिर 10% का डिस्काउंट। तो आपके लिए कौन सा वाला जो है बेटर डील रहेगी, मतलब पहले वाले पे आप जाओगे तो सस्ती पड़ेगी या दूसरे पे जाओगे तो सस्ती पड़ेगी, ठीक है, ये बताओ कौन सी वाली बेटर है, आपको किस पर जाना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं सेकंड, कुछ कह रहे हैं फर्स्ट, कुछ कह रहे हैं सेम होगा। सेम काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सर सेम होगा। चलो, और कुछ लोग फर्स्ट भी कह रहे हैं, सेकंड भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस चीज को समझते हैं। अगर मैंने मार्क प्राइस बोला दोनों में सेम है, तो मार्क प्राइस पर अगर मैं डिस्काउंट दूंगा 10% का, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, बचेगा 90%। 90% का मतलब 90/100, 90/100 मतलब 0.9। फिर मैं इसमें डिस्काउंट दूंगा 20% का, तो बचेगा 80% यानी कि 0.8। और फिर मैं 30% का डिस्काउंट दूंगा, मतलब बचेगा कितना, 70% यानी 0.7। तो दैट सिंपली मीन्स कि हमें शर्ट इतने की पड़ेगी, मतलब जो भी मार्क प्राइस था उसमें आप 0.9, 0.8, 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो सक्सेसिवली, आपको अपना जो है सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, मार्क प्राइस तो एम मान लिया, 30% का पहले डिस्काउंट दिया मतलब 70% बचा 0.7, फिर 20% डिस्काउंट दिया तो बचा 80% यानी 0.8, फिर 10% डिस्काउंट दिया बचा 90% यानी 0.9। क्या ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, आप देखो 987 करो या 789 करो मल्टीप्लाई में, बात तो एक ही, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों में सेम। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात जब आती है वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, समझ रहे हो बात को, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, राइट। ये बात सबके समझ में आ गई, ये फैक्ट क्लियर है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, सपोज कि वैल्यू है 1224, ठीक है, मैं इसमें इंक्रीज करता हूं सपोज 20% का, देन इंक्रीज करता हूं 25% का, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, बताओ बताओ। 1836, 1836, ओके, चलिए। देखो 1836 तो आएगी, लेकिन आप ये सोचो कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और इसका मतलब होता है 1/4, है ना। अब अगर आप पहले इसका 1/5 कैलकुलेट करते हो तो ये 5 का मल्टीपल तो नहीं है, राइट, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, समझ पा रहे हो, तो पॉइंट में आएगा, और फिर उसका 1/4 आप कैलकुलेट करोगे,
तो समझ पा रहे हो, तो मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है, तो मैंने अगर मैं पहले 25 और बाद में 20 कर देता हूँ तो भी मेरा आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले 25 कर दूंगा और बाद में 20 कर दूंगा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 25% इसका 1/4 होगा, 4 × 3 12, 4 × 0 4 × 6 24, 306 जब इसमें मैंने जोड़ा तो कितना आया, 1530। और इसका 20% यानी 1/5 आराम से कैलकुलेट किया जाता है, 5 से डिवाइड करो, 5 × 3 15, 5 × 6 30, तो कितना आया 1836। कैलकुलेशन आसान हुई कि नहीं हुई। ये फैक्ट अगर आपको पता था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता तो पहले मैंने 25 निकाला फिर 20 निकाला, तो मैं पॉइंट में जाने से बच गया। यस, तो ये छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए हमको। ठीक है, अब देखो मैं बोलता हूं आपसे कि x बराबर a × b। ठीक है, मैं बोलता हूं कि a को मैंने इंक्रीज किया 20% से, b को मैंने डिक्रीज किया 12.5% से। सो व्हाट इज द नेट चेंज इन x, x की वैल्यू में कितना चेंज आएगा बताओ। x की वैल्यू में कितना चेंज आएगा बोलो। 5% कुछ लोग कह रहे हैं। चलो अलग अलग आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, देख लेते हैं। देखो x बराबर है a × b, तो मैं बोलूंगा कि a में कितना चेंज आया 20% का, 20% का मतलब होता है 1/5, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो a को मैंने बढ़ा दिया 1/5 से, मतलब a की वैल्यू 5 से क्या कर दी, 6 कर दी। और b को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया 12.5% से यानी 1/8 से, तो 8 में 1 कम करके कितना हो गया, 7 हो गया। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा, या फिर ऐसा करो, लीव इट। देखो हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होगी, a × b। तो x की इनिशियल वैल्यू क्या थी, a × b, मतलब 5 × 8 कितना हुआ, 40 हुआ। और x की फाइनल वैल्यू क्या है, a × b। अब a की फाइनल वैल्यू इंटू b की फाइनल वैल्यू, यानी 6 × 7 कितना हो गया, 42। तो यहाँ पर जो चेंज है वो कितने का है, 2 का चेंज है 40 पर, यानी कि 20/4, यानी कितना हो जाएगा, 5% आ जाएगा। ये आंसर हो गया मेरा। यस, 5%। क्या आ जाएगा, 5% इंक्रीज। क्लियर है। तो ऐसे सवालों में हमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल देखो हमारे पास प्राइस, इनकम, एक्सपेंडिचर सब में आ सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता हमको, सिंपल हमें रेशियो निकालना आना चाहिए। देखो क्या है, आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब अगर प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर प्राइस को मैंने, लेट्स से कि प्राइस को मैंने इंक्रीज किया 25% से, तो कंजम्पशन में कितना डिक्रीज आना चाहिए, कितने परसेंट का डिक्रीज आना चाहिए, ताकि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। मुझे अपना खर्चा सेम रखना है। तो अगर पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ जाता है तो मुझे अपने जो कंजम्पशन है उसमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो पीपल आर सेइंग 20%। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो प्राइस 25% इंक्रीज हुआ, मतलब 4:2 क्या हो गया, रेशियो 5 हो गया। ठीक है,
कंजम्पशन क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता, एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहना चाहिए, मतलब रेशियो क्या आना चाहिए एक्सपेंडिचर का 1:1। तो ये ऐसा कब होगा, जब मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 और 20 रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। मतलब कंजम्पशन में मैंने कितना कमी की, एक की कमी की 5 पर, तो -1/5, यानी कि कितना कमी आई, माइनस का 20%। कर सकते हो आप ऐसा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी डील करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसके एरिया का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि लेंथ इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, ब्रेथ में इतना परसेंट चेंज हुआ, एरिया में कितना परसेंट चेंज हुआ। ठीक है, तो वो भी हम यहीं से कर सकते हैं। अच्छा, सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि अगर x की वैल्यू है a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने बोला कि a को मैंने इंक्रीज किया 10% से और b को मैंने डिक्रीज किया 1/11% से। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन x, x में कितना परसेंटेज चेंज होगा, बोलो। हाँ बिल्कुल, महाकांत ने सही कहा, प्राइस एंड कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। अगर मैं एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर देता हूं तो प्राइस एंड कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे कि कैपेसिटी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, सेम तरीका वही है। तो -1% कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ 100/11 कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नो चेंज, नो चेंज। देखो, तो ए में कितने का चेंज आया, 10% का। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो बहुत सारे लोगों ने स्क्वायर को इग्नोर कर दिया होगा, पर ऐसा नहीं है। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी इंटू बी। तो एक्चुअल में एक्स की जो वैल्यू है वो ए इंटू बी है। तो मैं बोलूंगा ए में 10% का चेंज आया, यानी 1/10 का, और इसमें कितने का चेंज है, 1/11 का। ठीक है, ये कितने का चेंज है, 1/11 का। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ए में ए की इनिशियल वैल्यू 10 थी, तो 1/10 का चेंज मतलब 10 में एक का इंक्रीज मतलब 11 हो गया, 10:11, ये ए की वैल्यू हो गई। अच्छा, बी में क्या हुआ, बी में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है 1/11 का, तो 11 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि यहीं तक किया, यहां से फिर क्या किया, 10 से 10 काट दिया, 11 से 11 काट दिया, 1:1 रेशियो आ गया, दैट मींस नो चेंज। पर ये जो सेकंड वाला बी है, इसको भी तो कंसीडर करो। तो इसको भी कंसीडर करेंगे तो बी में वही चेंज हुआ, 11:10, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू बी कितना आ जाएगा, 11, और ये आ जाएगा 10, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स में डिक्रीज हुआ है कितने का, 1/11 का, यानी कि माइनस का 9 1/11%। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी फ्रैक्शन, इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 9 1/11%। ठीक है, ठीक है, ये चीज है, आपने स्क्वायर को इग्नोर ऐसे नहीं करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है ग्रेविटी का फॉर्मूला, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पता है, दो बॉडी, दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जी m1 m2/r², मतलब दोनों के वेट्स, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर ऑफ मास, सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और g इज अ कांस्टेंट, g इज अ कांस्टेंट, वेयर g इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, नहीं पता तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर यहां पर m1 में मैंने इंक्रीज किया 6.25% का, m2 में मैंने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया 10% का, r में मैंने इंक्रीज किया, r में मैंने इंक्रीज किया लेट अस से
14 2/7% का। तो आप मुझे बताओ कि फोर्स F में कितना चेंज आएगा, बताओ। R इज द डिस्टेंस। अब R कुछ भी, R क्या रिप्रेजेंट करता है उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें R में चेंज पता है, R एक क्वांटिटी है, अब कुछ भी हो सकती है वो। बताओ। हाँ जी, प्रियंका कह रही है 2090/128। ओके, जो भी आंसर आ रहा है आपका जो भी आंसर आ रहा है उसे टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए। कोई दिक्कत नहीं है, अजीब सा आंसर आ भी रहा है तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। देखो, हमें इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें पता है कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16 और इसकी क्या होती है 1/10। ये माइनस क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज है, और ये क्या है 1/7। ठीक है, तो देखो हमें जी तो कांस्टेंट है तो इसका तो कोई इंपैक्ट आना नहीं है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 इंक्रीज हुआ है 1/16 से, मतलब 16:17 हो गई वैल्यू। M2 डिक्रीज हुआ है 1/10 से, मतलब 10 से वैल्यू एक कम हो गई, 9 हो गई। अच्छा, जहां तक R की बात है, R की बात है तो आप बताओ कि R की जो वैल्यू होगी वो क्या हुई है। R की वैल्यू क्या होगी, या मैं कहूँ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो R की वैल्यू तो 7 से 8 हो जाएगी, मतलब 7 7 में एक इंक्रीज होकर 8 हो जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू मैं बोलूंगा 7² = 8² हो जाएगी। 7² = 8² हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि आर स्क्वायर की वैल्यू 7² से 8² हो जाएगी। अब जो एफ है उसकी वैल्यू क्या होगी, G m1 m2/r²। तो m1 m2 कितना है, 16 × 10/7 का स्क्वायर। और बाद में क्या रहेगा, जी तो कांस्टेंट है तो उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, m1 m2 यानी कि 17 × 9/8 का स्क्वायर। तो इससे तो ये कट जाएगा ना इनिशियल फाइनल वैल्यूज में। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसी को कुछ कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो 160 क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ऐसे, तो 160 इंटू 64, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 17 इंटू 9। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उन्हें परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने देखो रैंडमली कुछ भी वैल्यू दे दी थी, तो मे बी की अजीब सी वैल्यूज आ रही हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। वैल्यू अच्छी दे दी जाएंगी तो कुछ कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, दैट डजंट मैटर। करना कैसे है वो चीज समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो ऐसे क्वेश्चन देख के आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बना सकते हो इस तरीके से। चलो, तो चलिए हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो।
फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको सॉल्व करो, मतलब फटाफट 10-10 सेकंड में सॉल्व करते चलो। हाँ जी 11.11%। चलो if the salary of John is increased by 12.5%, by what percent it should be reduced to bring it back to the original level? तो मैंने क्या किया, इंक्रीज की 12.5% से, मतलब 8 से 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। तो अगर 8 से मैंने इसको 9 कर दिया तो वापस लाने में मुझे एक ही का डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन अब जो डिक्रीज होगा वो 9 पर होगा। तो कितने का डिक्रीज होगा 11.11% का। तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड छोड़ दो। जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सेलेक्टिवली करा रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, जो जो बढ़िया बढ़िया सवाल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से फटाफट। थर्ड, सेकंड सिमिलर था इसलिए हमने स्किप कर दिया। अच्छा ओके 133.33% यहाँ पर कह रहे हैं लोग। नहीं मोहित भाई ऐसा कुछ नहीं है। चलो ए 33 1/3% मोर देन बी, तो भाई यहां से मैं क्या करूंगा, रेशियो निकाल लूंगा। अच्छा ए इतना परसेंट ज्यादा है बी से, सी किससे रिलेटेड है ए से। ना ए बी से आगे, ए जो है बी से आगे, ठीक है यहां पर, ठीक है। नाउ सी इज 25% मोर देन ए, मैं बोलूंगा सी जो है ए से आगे, पहले बी फिर ए फिर सी, ठीक है। एंड डी इज 40% मोर देन सी, तो यहां पर आ गया डी, तो ये 40% ज्यादा है इससे, ठीक है। ये 25% ज्यादा है इससे, और ये 33 1/3% ज्यादा है इससे, ठीक है। तो व्हाट परसेंट, डी इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, डी जो है बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो ऐसा ये चेन स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, तो भाई ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, बाकी बीच में क्या है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में रेशियो वाला मेथड लगा सकते हैं हम आराम से यहाँ पर। यस, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर है तो रेशियो वाला मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे इनिशियल वैल्यू है बी और फाइनल वैल्यू है डी, तो बी और डी का रेशियो आ जाएगा कैसे, ये 1/3 होता है तो 3 से क्या हो गया 4 हो गया, ये 1/4 होता है तो 4 से क्या हो गया 5 हो गया, और ये 2/5 होता है, 2/5 मतलब 5 से कितना हो गया 7 हो गया। तो इस 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो अल्टीमेटली रेशियो क्या आया 3:7। तो चेंज कितने का है 4 का, किस पर 3 पर इंटू 100, तो 400/3 मतलब 133.33%, ठीक है 133.33%। ओके अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, महेश ने आंसर दे दिया इसका। महाकांत, अयान, बप्पी का आंसर आ चुका। चलो देख लेते हैं। काफी सारे लोगों के गलत आंसर भी आ रहे हैं, कुछ लोगों ने सही भी दिया है। A is 12.5% मोर देन B प्लस सी, तो मैं यहां से A अपॉन B प्लस सी निकाल सकता हूं। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। मतलब अगर इस वैल्यू को मैंने 8 माना तो 8 से 1 ज्यादा मतलब 9 हो जाएगी ये वैल्यू। अच्छा, B is 50% लेस देन A प्लस सी, तो B अपॉन A प्लस सी यहां से निकाल सकते हैं। 50% लेस का मतलब क्या है? 1/2 की कमी किसमें? A प्लस सी में, तो इसको 2 मान लो, तो इसमें 1 की कमी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 1। 50% कम का मतलब होता है आधा। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में सम देखूंगा तो A प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में सम A प्लस बी प्लस सी है। तो लेफ्ट साइड के सम इक्वल हैं, तो राइट साइड के भी सम इक्वल बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 9 प्लस 8 17 है, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 है, तो यहाँ पर 17, यहाँ पर 3। तो सेम कैसे करेंगे इसको? ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ऊपर नीचे 17 से मल्टीप्लाई कर दो। A अपॉन बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 27 अपॉन 24। B अपॉन A प्लस सी कितना आ जाएगा? 17 अपॉन 34। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं A, B और C का रेशियो मिल जाएगा मुझे। A के सामने क्या लिखा हुआ है? 27, तो मैं यहां लिखा 27। B के सामने 17, तो 17 लिखा। अच्छा, B प्लस सी 24 है, तो 17 में क्या ऐड करूंगा 24 आ जाए? तो 7 ऐड करूंगा, तो C की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, तो B प्लस सी कितना हो गया? 24 हो गया। तो B इज व्हाट परसेंट मोर देन C? तो ये कितना ज्यादा है इससे? तो हम देखेंगे इससे 10 ज्यादा है। किस पर? 7 पर। अच्छा, 1/7 क्या होता है? हम जानते हैं 1/7 होता है 14.28%। तो 10/7 इसका 10 टाइम्स होगा। तो क्वेश्चन हटा लीजिए। हाँ, 10/7 क्या होगा? 10/7 इसका 10 टाइम्स होगा। इसका 10 टाइम्स करेंगे तो एक पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 142.8%। दिस इज द आंसर। क्लियर? ओके, अगला सवाल दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं 25%, कुछ लोग 56% भी कह रहे हैं। हाँ जी। देखो, salaries of A and B are increased by 20%, 30% respectively from 2017 to 18। 2017 मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ लिखा 2018। तो सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है? 20%, 30%। So if their salaries were same in 2017, 2017 में दोनों वैल्यू सेम है, ये और ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या मान सकता हूँ? इसको भी 100 मान लेता हूँ, इसको भी 100 मान लेता हूँ, आराम से मान सकता हूँ। फिर यहाँ पर 20% इंक्रीज हुआ, तो 20% प्लस किया मैंने, तो कितना हो गया? 120। ये कितना हो गया? 130। 30% इंक्रीज करने पर 130। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि दोनों इक्वल है। अब मैं यहाँ पर दोनों को ऐड करूंगा 200, यहाँ पर दोनों को ऐड करूंगा कितना? 250।
सो नेट चेंज कितने का आएगा? 50 का आएगा। किस पर? 200 पर। तो 50/200 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 25%। नेट चेंज कितना आएगा दोनों में? 25%। क्लियर? अच्छा, एक बात और समझना कि अगर मैं आपसे ये बोलता कि 2017 में 4 लोग हैं और चारों की सैलरी इनिशियल 2017 में इक्वल है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता कि इसमें 20% इंक्रीज हुआ, इसमें 30%, फिर इसमें 25% और इसमें फिर 40% इंक्रीज हुआ, तो आप क्या करते? सबको 100 मानते, फिर ये वैल्यू निकालते। इससे बेटर क्या है कि आपने एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर इनिशियल वैल्यूज इक्वल है तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, इनका रेशियो 1:1 है, तो हम वेटेड एवरेज लगाएंगे तो फाइनल जो एवरेज आएगा वो आएगा इन दोनों का एवरेज 20 + 30/2, 50/2 यानी 25%। यही आया था कि नहीं आया था? बोलो, यही आया था। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर 4 वैल्यू आपको दे देता, एक दे देता 25%, फिर दे देता 45%, तो नेट चेंज में कैसे निकालता? और मेरे पास कंडीशन क्या है कि इनिशियल सारी सेम है, ये चारों सेम है, तो नेट चेंज क्या होगा? इन सबका सम डिवाइड बाई 4, मतलब इन सबका एवरेज। तीस 30%, या सुन 30%। क्लियर? अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगर इनिशियल वैल्यू सेम होती हैं तो जो नेट चेंज होता है वो सारे चेंजेस का एवरेज होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो भी गया और पिछला क्वेश्चन निकल भी गया और आपको पता भी नहीं चला होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, पर एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो समझो जरा यहाँ पर क्या है। एक माइन्यूट सा डिफरेंस यहाँ पर है, वैल्यूज वगैरह सब सेम है पर एक चीज अलग है। हाँ, यहाँ पर महाकांत ने बिल्कुल सही कैच किया कि 2018 सेम है। बिल्कुल सही महेश, 2018 सेम है, पहले 2017 सेम था। हाँ जी, ठीक है, काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है पर 2-3 लोगों का ये आंसर करेक्ट है, बाकी सबका गलत आ रहा है यहाँ पर। द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला है कि 20% इंक्रीज हुआ, ये 30%, मतलब यहाँ जो चेंज हुआ 20%, यहाँ 30%। तो अगर इनिशियल वैल्यू सेम होती तो मैंने 100 मान लेता। अब क्या इनको 100 मान लूं? अगर इनको 100 मानूंगा तो 20% इंक्रीज करने के बाद 100 जो आए वो इनिशियल नंबर क्या होना चाहिए? तो 100 अपॉन क्या करूंगा? 1.2। फिर यहाँ पर 30% इंक्रीज होने के लिए 30% के लिए फैक्टर क्या होता है? 1.3। तो उल्टा आने के लिए डिवाइड करूंगा 100 अपॉन 1.3। पर ये 100 से जो 100 जो है वो 12 और 13 से डिविजिबल तो है ही नहीं। समझ पा रहे हो बात? तो इसलिए हम क्या करें, क्या करें, एक ऐसी वैल्यू मान लें यहाँ पर जो 12 और 13 दोनों से डिविजिबल हो। यहाँ पर वैल्यू इक्वल माननी है ना, तो ऐसी वैल्यू मान लो जहां पर 12 और 13 दोनों का मल्टीपल हो, यानी कि एलसीएम। 12 और 13 का एलसीएम क्या है? 12 इंटू 13, 156। ये भी 156 मान ली, तो ये क्या हो जाएगा? 156 अपॉन 1.2, और ये क्या हो जाएगा? 156 अपॉन 1.3। तो 12 130 बार गया, 13 से गया 120 बार। तो अब अगर नेट इनिशियल वैल्यू देखो, फाइनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 2018 में दोनों इक्वल है, इक्वल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कितना आया? 250, और ये कितना आया? 312।
तो कितना इंक्रीज हुआ है 62 का, किस पर 250 पर, इनटू 100 किया, ठीक है। 25 से 4 बार गया, 25 से 5 बार गया, ठीक है। 248/5 यानी 496, 248 बाई, सॉरी 25 से गया 10 बार, 248/10, 248/10 यानी 24.8%, 24.8%। क्लियर है सर? 1.2 1.3 कैसे आई, चलो बता देता हूँ, इसको भी देखो क्लियर कर देता हूँ। अगर ये वैल्यू x है और अगर मैं इसको 20% से बढ़ाता हूँ तो ये अपने आप का 120% हो जाएगी। यस, ये अपने आप का क्या हो जाएगी 120%, यानी कि 120% ऑफ x बन जाएगा, यानी कि 1.2x बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये 1.2 यहां से आता है। अब अगर मुझे वापस 1.2x से x बनाना है तो इसको 1.2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर मैं फाइनल से इनिशियल पे आना चाहता हूं तो इसमें 1.2 काटना पड़ेगा मुझे। यस, 1.2 से डिवाइड करोगे तो वापस x आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर 20% इंक्रीज के लिए फैक्टर क्या होता है 1.2। तो वापस मुझे ये वैल्यू पता है, अगर इससे मुझे यहाँ पर आना है तो 1.2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स वाई। अच्छा, अब इस तरीके से भी सोच सकते थे आप, अगर आप रेशियो बनाते हैं यहाँ पर, सपोज ऐसे बनाते कि मैंने बोला कि ये 1/5 है और ये 3/10 है, तो ये वैल्यू क्या हुई 5:6 हो गई, और ये वैल्यू क्या हो गई 10:13 हो गई। मुझे क्या कि फाइनल वैल्यू सेम बनानी है, फाइनल वैल्यू सेम बनानी है, तो 6 को 13, 13 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, नीचे कर देते हैं 6 से, सेम बन जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा रेशियो 65:78, और ये कितना आ जाएगा 60:78, दोनों सेम आ गई। तो नेट चेंज कितना आया, दिस इज 125, दिस इज व्हाट 156। तो यहाँ पर चेंज कितने का है 1, दिस इज 31 ओवर 125 इंटू 100। 25 से गया 4 बार, 25 से गया 5 बार, 124/5 यानी 248/10, 24.8%। दैट्स द आंसर। सर क्वेश्चन हटा लीजिए। समझ में आई बात? इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। अगला सवाल देखो, ये अगला सवाल है, इसको ट्राई करो। रेशियो बेटर है, चलो रेशियो से आपको जैसे इजी लगे वैसे कर लो, लेकिन आना सब कुछ चाहिए आपको, आना सारे तरीके चाहिए। ओके, ये सवाल इसमें महाकांत, तन्मय, प्रशांत ने आंसर कर दिया है। और कोई? चलो 1% यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं आंसर, देख लेते हैं। सर आप जब बोर्ड पर लिखते हैं मुझे उसी से ज्यादा समझ आ जाता है। ओके, देखो क्या है, सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 10%। ए की सैलरी में मैंने क्या किया +10% किया, और बी की सैलरी में क्या किया -10%। अगर +10% करूंगा एंड बोथ ऑफ देम बिकम इक्वल इन 2018, 2018 में दोनों इक्वल हो गई, और ये बात हो रही है 2017 से 18 की, तो 2017 से 18 की, यहाँ पर दोनों बराबर होती हैं, तो मतलब मैं देखूंगा कि दिस इज 1/10, मतलब ये वैल्यू 10 से क्या हो गई 11 हो गई, और ये क्या हो गई 10 से 9 हो गई।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा फाइनल वैल्यूज को, क्योंकि 2018 में बराबर है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 9 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 से। तो ये नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90:99। तो ये कितनी आ जाएगी, 110:99। नाउ अगर ओवरऑल दोनों की टोटल सैलरी निकाली जाए तो यहाँ पर कितनी आएगी, 200। यहाँ पर कितनी आएगी, 198। तो यहाँ चेंज कितने का है, 2 का डिक्रीज है, 2 का डिक्रीज है 200 पर। 2/200 यानी माइनस का 1%। 2/200 इंटू 100 कर देना, -200/200 यानी कि माइनस का 1%। 1% डिक्रीज है, ठीक है। अब इसको हम एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, देखो समझना बात को। हाँ ये डिक्रीज हो गया, सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन में व्हाट फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज। अच्छा अगर इंक्रीज पूछा जाए तो -1% हम कह सकते हैं, डिक्रीज पूछा होता तो 1% कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको इंक्रीज पूछा गया है तो हम इसको -1% बोलेंगे। तो -1% इंक्रीज। तो आपको पता हूं, ये चीज पता होनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को मैंने x% से इंक्रीज किया, दूसरी को x% से डिक्रीज किया है, एंड फाइनल सेम है, अगर फाइनल वैल्यू सेम है, फाइनल वैल्यू दोनों की सेम है, जैसे कि यहाँ पर 2018 में दोनों की वैल्यू सेम हो गई, मतलब फाइनल वैल्यू सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे कि नेट जो चेंज होता है, जो नेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दैट विल बी x² by 100%। डिक्रीज हमेशा नेट डिक्रीज ही आएगा, और उसकी वैल्यू आएगी x² by 100% डिक्रीज। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, एक को 10% बढ़ाया, दूसरे को 10% घटाया, मतलब x की वैल्यू 10 है, तो बोलूंगा 10² by 100% डिक्रीज। 10² मतलब 100/100 यानी 1% डिक्रीज। हम डायरेक्टली इसको बोल सकते थे इस तरीके से, डायरेक्टली इस तरीके से भी हम बोल सकते थे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है, यहाँ पर जो ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है। ये बात हो रही है रेक्टेंगल की, जैसे पहला, इसमें पहली जो रो है उसमें दिया है परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया। तो पहली जो रो है उसमें +10% लेंथ का चेंज है, ब्रेथ का चेंज है -10%, और ब्लैंक में क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो एरिया का परसेंटेज चेंज बताओ आप। हाँ चाहे नंबर कोई भी हो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर फॉर्मूला ही सेम रहेगा, x² by 100%। हाँ जी, पहले वाले का 1% डिक्रीज होके, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर लेंथ में 10% का इंक्रीज हुआ, मतलब लेंथ क्या होगी, 10:11। ब्रेथ में क्या हुआ, -10% मतलब 10:9। तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो यहाँ पर एरिया होगा 10 × 10 यानी 100, यहाँ पर 11 × 9 यानी 99। तो आई कैन से कि -1 का इंक्रीज डिक्रीज हुआ है 10 पर, 1 का डिक्रीज हुआ है 100 पर, तो दैट इज व्हाट, माइनस का 1%। ठीक है, पहले वाले का आंसर आएगा -1%। क्लियर है बात, पहले वाले का आंसर है -1%, ओके। दूसरे वाले को देखते हैं अब हम। दूसरे वाले में ब्रेथ का जो चेंज है वो मिसिंग है, एरिया का चेंज है 0। तो हमने बोला कि लेंथ में इंक्रीज हुआ 25% का, तो लेंथ हो गई 4 से 5, 25% मतलब 1/4। तो 4 में 1 का इंक्रीज मतलब 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। एरिया में चेंज 0 है, एरिया में चेंज 0 है, तो एरिया क्या है, 1:1। एरिया सेम रहा मतलब रेशियो रहा 1:1।
तो मैं बोलूंगा ब्रेथ क्या आएगा, ब्रेथ होता है एरिया अपॉन लेंथ, तो एरिया इज 1, लेंथ इज 4, तो इट इज 1/4। एरिया इज 1, लेंथ इज 5, यानी 1/5। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा ये, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 1 4। तो एरिया का जो रेशियो आ गया, जो ब्रेथ का रेशियो आ गया, रिवर्स रेशियो आ गया इसका, आपने देख पा रहे हो कि रिवर्स रेशियो आ गया, यानी कि चेंज हुआ -1 का 5 पर, यानी कि माइनस का 20%। तो सेकंड वाले का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, -20%। थर्ड को देखते हैं, तीसरे वाले को। तीसरे वाले में मैं एरिया का चेंज दिया 12%, तो एरिया में 100 मान लूं पहले, फिर बाद में कितना हो गया, 12% इंक्रीज होकर 112 हो गया। ब्रेथ में -20% है, तो ब्रेथ में क्या हो जाएगा, -20%, माइनस का 20% मतलब -1/5, तो 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो अगर मैं लेंथ की बात करूंगा, लेंथ क्या होगी, एरिया अपॉन ब्रेथ, लेंथ विल बी एरिया अपॉन ब्रेथ, ए अपॉन बी। इससे इसको डिवाइड किया, 100/5 इज टू 112/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4, या ऐसे ही काट दो, 4 से कितनी बार गया, 29, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इज टू 29 इंटू 5 कितना होता है, 145। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर चेंज आया कितना, 45% का, प्लस 45%, थर्ड का आंसर। 28 आएगा कहां पर, अच्छा ओके, ये 28 आएगा, 28 इंटू 5 हो जाएगा 140, और अगर 140 होगा तो ये 40% का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। हमको यहाँ क्या दिया, एरिया का चेंज दिया, एरिया का चेंज कितना है, -37%, मतलब 100 अगर इनिशियल वैल्यू मानता हूं तो उसमें 37 कम होकर कितना हो गया, 63 हो गया। लेंथ में -30% है, मतलब पहले वैल्यू 10 थी, तो अब 10 में 3 कम हो गई, 7 हो गई। तो अगर मैं ब्रेथ की बात करूंगा तो ब्रेथ क्या होगी, एरिया अपॉन लेंथ, यानी 100/10, तो ये कितना हो गया, 63/7, तो ये कितना हो जाएगा, 10:9। तो चेंज जो आया वो -1 का आया 10 पर, यानी कि माइनस का 10%, इंटू 100 करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 10%। क्लियर है, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10%। ठीक है, चलिए। Also I can say length and breadth are inversely proportional if area is constant. If I have one value given, then I can get the second one value. Yes, महाकांत absolutely right, हम ऐसा कह सकते हैं, पर वो होता कैसे है, तो बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने उसको ऐसे किया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखो। थैंक यू सो मच मेघना, थैंक यू सो मच। हाँ जी, रिडक्शन ऑफ, जहां पर महाकांत ने आंसर दिया केवल, थैंक्स विजय। ऐसे क्वेश्चन आकर्षिता करें, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो तुमसे क्या, अभी तो किसी से भी नहीं बना, अभी तो केवल दो या दो लोगों ने आंसर दिया है केवल। तो यहाँ पर पीपल आर सेइंग 6.48, चलो देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजम्पशन वाले रूल पर बेस्ड है। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, खर्चा।
क्योंकि एप्पल के प्राइस घट गए कितने 10%, तो प्राइस में क्या हुआ 10% की कमी आई, मतलब रेशियो हुआ 10:9। तो दैट एनेबल अ मैन टू बाय 10 एप्पल्स मोर फॉर ₹54। तो पहले भी 54 रुपए खर्च करता था, अभी भी 54 रुपए खर्च करता है वो, लेकिन अब वो 10 एप्पल ज्यादा खरीद पाता है क्योंकि 10% की कमी आ गई प्राइस में, प्राइस ऑफ एप्पल में 10% की कमी आ गई। ठीक है, तो व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर डजन, एक दर्जन का रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा, एक दर्जन का जो रिड्यूस्ड प्राइस था वो क्या होगा, ये बताना है। तो आप मेरे को बताओ कि अगर वो प्राइस इतना है उसका, तो जो उसका कंजम्पशन है या जो उसकी परचेजिंग पावर है, जो कैपेबिलिटी है, नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, वो उस रेशियो में बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर कम प्राइस होगा तो आप ज्यादा खरीद पाओगे उतना ही बजट में। ठीक है, प्राइस कम होगा तो ज्यादा खरीद पाओगे, प्राइस ज्यादा होगा तो कम खरीद पाओगे, सीधी बात है। तो एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, तो प्राइस एंड कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, तो मेरा खर्चा तो 54 रुपए ही है, तो मेरा जो कंजम्पशन है या मेरा जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो मैं कितने ज्यादा खरीद पा रहा हूँ 10। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर एक यूनिट का चेंज है, उसकी वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 10 एप्पल खरीद पा रहा हूँ अब मैं कितने खरीद पा रहा हूँ 10 यूनिट, 10 की वैल्यू कितनी 100। अगर मैं 100 एप्पल खरीद पा रहा हूँ 54 रुपए खर्च करके, तो एक एप्पल की प्राइस कितनी हो गई 54 रुपए 100 एप्पल का, तो एक एप्पल का कितना 54/100, 54 रुपीज 100 एप्पल्स, तो 1 एप्पल 54/100। सो 1 डजन एप्पल्स मतलब 12 एप्पल्स, 648/100, so you can say 6.48। so that is the price of 1 डजन एप्पल्स, एक दर्जन का प्राइस इतना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल तरीका, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, सिमिलर क्वेश्चन है। सर एक एप्पल का 5.4 तो 12 का 6.4 कैसे बन जाएगा, अभिषेक यार कैलकुलेशन ठीक से करो। एक एप्पल का है 54/100 यानी 0.54 ना कि 5.4। हाँ जी 15। थैंक यू सो मच विनोद, कीप ऑन इम्प्रूविंग। चलिए 15 आ रहा है यहाँ पर आंसर। इंक्रीज इन द प्राइस 30% इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, प्राइस में 30% का इंक्रीज हुआ मतलब 3/10, तो मतलब 10 से वैल्यू 13 हो गई, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 13:10, बिकॉज मेरा एक्सपेंडिचर सेम है 300 रुपए। अब मैं 6 kg कम खरीद पा रहा हूँ, मतलब मेरा जो चेंज आया वो 3 कम हो गया, 3 की वैल्यू 6 kg हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 2 kg। ठीक है, फाइंड द इंक्रीज प्राइस पर केजी, तो अभी मैं कितने खरीद पा रहा हूँ 10 × 2 यानी 20 kg, 20 kg में खरीद पा रहा हूँ 300 रुपए खर्च करके, तो पर केजी प्राइस कितना होगा, तो 300 रुपए में 20 kg, तो 1 kg कितने का 15 रुपए का, 15 रुपीज पर केजी, दैट इज द आंसर, सिंपल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो,
महेश प्याली का आंसर आ चुका है, सिद्धांत का भी आंसर आ चुका है। ओके, यहाँ पर बोला है कि a number is first decreased by 20%, the decreased number is increased by 20%। ठीक है, पहले 20% डिक्रीज किया, फिर 20% क्या कर दिया, नंबर में इंक्रीज किया। तो ओवरऑल जो काम हुआ है वो सक्सेसिव हुआ है। सक्सेसिव मतलब पहले क्या हुआ, 5 से 4 हो गया, फिर ये क्या हुआ, 5 से 6 हो गया, तो नेट कितना हुआ, 25:24। तो इंक्रीज नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। तो यहाँ पर जो एक का डिफरेंस है वो 20 के बराबर है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर था 25 यूनिट। 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 20 यानी कि 500। आप 100 मानकर भी कर सकते थे, यहाँ पर आप 100 मानकर भी कर सकते थे क्योंकि वैल्यूज आसान है। ठीक है, और तीसरा एक तरीका जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, जो फॉर्मूला वाला तरीका होता है, क्या हम बोलेंगे कि जो नेट चेंज है वो कितना होगा, -20 + 20 प्लस -20 इंटू 20/100। तो इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो नेट चेंज आएगा माइनस का 4%। मतलब किसी भी नंबर का 4% जो किसके बराबर है, जो नेट चेंज आया, और नेट चेंज आया कितने का है, तो बोला है रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 20। तो 20 का चेंज आया, तो 4% की वैल्यू 20 है, तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। सर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, अभिषेक आई थिंक आप लेट आए थे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मैंने मेथड बताया था, वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, फॉलो कर रहे हैं उसी को। थैंक यू सो मच महाकांत। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, इजी इजी क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी ट्राई करते जाओ, बहुत मुश्किल नहीं है ये। In an examination, there were 1,000 boys and 800 girls. 60% of the boys, 50% of the girls passed. Find the percentage of the failed candidates. हाँ जी, ऑप्शन सी यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं, चलो 44.4। आप मेरे को बताओ कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 1000 800, कैन आई से इट इज 5:4, 200 से काटा तो। जहां यहाँ पर हमसे पूछा कि फाइनली फेल कितने हुए, तो फेल परसेंटेज में लेकर चलूंगा, तो बॉयज में फेल कितने हुए, फेल्ड, बॉयज में 60% पास हुए हैं तो फेल हुए 40%, गर्ल्स में 50% पास हुई हैं तो फेल भी 50% होंगी। अगर मैं ओवरऑल निकालूंगा तो भाई यूजिंग वेटेड एवरेज n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 लगा सकता हूँ। तो यानी कि 5 इंटू 40 200, 5 इंटू 4 इंटू 50 यानी 200 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। तो आई कैन से इट इज 400/9%, 44.44%। ठीक है, चलिए आप 1000 और 800 लेकर भी वैल्यू निकाल सकते थे परसेंटेज, बिकॉज 1000 और 800 आसान वैल्यूज हैं, इसलिए आपको आंसर जल्दी से मिल जाता। लेकिन आपको यहाँ पर 1000 और 800 की जगह कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाती या जो कॉम्प्लिकेटेड होती, तो फिर यहाँ पर परसेंटेज निकालने में आपको टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम रेशियो लेकर और वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, वो आसान तरीका है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटेड एवरेज क्या होता है? जो लोग पूछ रहे हैं वो मिक्सचर्स एलिगेशंस वाला चैप्टर रिवाइज करें, उनको सब वहां पर मैंने क्लियरली समझाया हुआ है। हाँ जी, वेटेड एवरेज कब यूज कर सकते हैं भाई? ये आप मिक्सचर्स एलिगेशंस वाला चैप्टर देखो, उसमें मैंने ढंग से पढ़ाया हुआ है। केवल एक ही से एक ही स्टूडेंट, दो स्टूडेंट का आंसर आया यहाँ पर, एक तो तन्मय और एक महाकांत। पंकज का भी आंसर आ गया है। चलो, गिरीश 105 तो ऑप्शन में नहीं है। ओके, यू मीन टू से नन ऑफ दीज। ठीक है, विनोद का आंसर भी आ गया। चलो, इन अ को एजुकेशन स्कूल देयर आर 15 मोर गर्ल्स देन बॉयज। ठीक है, मतलब गर्ल्स माइनस बॉयज 15 है। इफ द गर्ल्स इज इंक्रीज बाई 10%, नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाई 10%, 10% इंक्रीज कर दिया मतलब कितना हो गया? 1.1 जी। एंड बॉयज इंक्रीज बाई 16%, 16% मतलब 1.16 बी। देयर वुड बी 9 मोर गर्ल्स देन बॉयज, मतलब अब जो गर्ल्स हैं बॉयज हैं उनके बीच में 9 का डिफरेंस होगा। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इनिशियली? इनिशियली पूछा है यहाँ पर। ठीक है, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है कि इतना परसेंट इंक्रीज किया, इतना परसेंट इंक्रीज किया। तब अगर एक्चुअल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है तो हमें हमेशा इनिशियली निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको या तो सॉल्व करें भाई 1.1 से, या मल्टीप्लाई करें, इसको कैंसिल करें, जी और बी की वैल्यू निकालें और फिर बॉयज और गर्ल्स को ऐड करें। सो दैट इज गोइंग टू टेक टाइम, उसमें टाइम लगेगा, राइट? इसमें टाइम लगेगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, गर्ल्स को हमने इंक्रीज किया 10% से, तो मैं बोलूंगा कि गर्ल्स की जो वैल्यू हो गई 10 से 11 हो गई। और बॉयज को मैंने इंक्रीज किया कितने से? 16% से। हम जानते हैं 16% का मतलब क्या होता है? 16/100, यानी कि 4/25। तो ये जो वैल्यू हो गई 25 इनिशियल माना, 25 प्लस 4 कितना हो गया? 29। ठीक है, तो यहां पर जो है पहले जो गर्ल्स थी, पहले जो बॉयज थी, पहले गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा थी? 15 ज्यादा थी। और अब गर्ल्स जो है बॉयज से कितनी ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो गर्ल्स की फाइनल वैल्यू बॉयज की फाइनल वैल्यू से 9 ज्यादा है। इसको देखकर क्या लगाई दिखाई देता है? बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया रूपल एंड महाकांत ने। किसको देखकर दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम लगा सकते हैं, जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत अच्छी तरीके से सीखा था। तो लगा देते हैं। ये कितना होता है? 290, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट 275। 290 275 का डिफरेंस 15 इज इक्वल टू, ये हो गया 225, और ये कितना हो गया? 15 इंटू 290, 15 इंटू 29 कितना हो गया? 15 इंटू 9 135, 435 माइनस 225, तो ये हो गया 210। तो दिस इज 210। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 14। तो यहां पर गर्ल्स कितनी आ गई इनिशियली? इनिशियली गर्ल्स आ गई 14, सॉरी 14, 140।
क्योंकि एक की वैल्यू 14 तो 10 की वैल्यू 140। तो बॉयज कितने थे, जो गर्ल्स थी वो बॉयज से 15 ज्यादा थी, तो बॉयज इससे 15 कम होंगे। तो गर्ल्स थी 140, तो बॉयज कितने हुए इससे 15 कम, यानी 125। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 265। दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, बिना इक्वेशन के हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 9 कैसे आया पूजा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर वुड बी 9 मोर गर्ल्स देन बॉयज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। ठीक है, सेम अप्रोच लगाई महाकांत, वेरी गुड, ब्रिलियंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। जल्दी जल्दी करते चलो क्वेश्चन, आगे बढ़ते चलेंगे। शेफाली कह रही सर ये मेथड स्ट्राइक नहीं किया, अगर नहीं किया तो आप बेसिक से करो या तो इस क्वेश्चन को स्किप करो। लेकिन बेसिक से करने में ये थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर इक्वेशन सॉल्व करने में आप एक्सपर्ट हो, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो आप इक्वेशन वाले मेथड से कर सकते हो। 360। सुवाजीत, महेश एंड प्रशांत ने आंसर कर दिया, महाकांत ने भी आंसर कर दिया, चलो देख लेते हैं। In a company, there are 75% skilled workers and remaining ones are unskilled. ठीक है, अभी स्किल्ड और अनस्किल्ड का रेशियो, स्किल्ड और अनस्किल्ड का रेशियो आप मेरे को बताओ कि 75% स्किल्ड है, तो अनस्किल्ड कितने होंगे 25%, यानी कि रेशियो कितना हो गया 3:1। बात समझ में आई। अब इनमें से 80% स्किल्ड वर्कर्स एंड 20% अनस्किल्ड वर्कर्स आर परमानेंट। इफ द नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स इज 126। अब मुझे टेम्परेरी वर्कर दिए गए हैं, तो मैं टेम्परेरी का परसेंटेज लिखूंगा। अगर स्किल में 80% परमानेंट है तो टेम्परेरी कितने हुए 20%, और अनस्किल में 20% परमानेंट है तो टेम्परेरी कितने हुए 80%। तो नेट टेम्परेरी की अगर मैं बात करता हूं, तो वेटेड एवरेज लगा लेते हैं। N1 इंटू A1 यानी 60, N2 इंटू A2 यानी कि 80, डिवाइड बाई N1 प्लस N2 यानी 3 प्लस 1 4, यानी कि 140, यानी 15 प्लस 20 कितना हो गया 35%। 4 से इसको डिवाइड किया 15, इसको डिवाइड किया 20, 35%, एंड दैट इज इक्वल टू 126। तो ओवरऑल का 35% कितना है 126 है। 7 से काटा 5 टाइम्स, 7 से काटा 8 टाइम्स, 5% की वैल्यू इतनी, तो 100% कितना आएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 360। दैट इज द आंसर, 100% 360। क्लियर है, तो वेटेड एवरेज का काफी यूज होता है परसेंटेज में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल देखो।
हाँ जी, महाकांत कह रहे हैं सर ऑप्शन डी। और कोई? शुभाजीत कौशिक का भी आंसर आ चुका है। चलो, किस किसने सॉल्व किया इसको? ओके, तो हमें दोनों को कितने वोट्स मिले हैं ये पूछा है। हमसे क्या पूछा गया है? दोनों को कितने कितने वोट्स मिले हैं। अच्छा, हमें एक बात दी गई है, द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट। इलेक्टेड कैंडिडेट को अपने ओपोनेंट से 308 ज्यादा मिले। तो सबसे पहले मैं वो ऑप्शन सर्च करूंगा जहां पर 308 का डिफरेंस हो। 308 का मतलब क्या है? यूनिट डिजिट पर 8 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट पर 8 कहाँ आएगा? पहले ऑप्शन में 6 माइनस 2 8 नहीं आएगा, दूसरे में 9 माइनस 4 5 नहीं है, तीसरे में 1 माइनस 5 11 माइनस 5 कितना हुआ? 6 नहीं है, चौथे में 4 माइनस 6 यानी 14 माइनस 6 8 है, और पांचवें में 9 माइनस 4 यानी कि 5। तो केवल चौथे में 308 आएगा, मतलब ऑप्शन डी में 308 का गैप आएगा, बाकी किसी में आएगा ही नहीं। केवल फोर्थ ऑप्शन में 308 का गैप आ रहा है, बाकी किसी में 308 का गैप मिल ही नहीं रहा। दैट मीन्स आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी। बात समझ में आती सबको? तन्मय, कहने का मतलब मेरा ये है कि केवल फोर्थ ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर 308 का गैप आ रहा है, और क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट। ये क्वेश्चन में कहा गया है, और केवल एक ही ऑप्शन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वही मेरा आंसर है, ऑप्शन डी। अब अगर दो ऑप्शन ऐसे हो जाते जहां पर 308 का गैप होता है या यहाँ पर नन ऑफ दीज होता, तो हम इसे सॉल्व करते। सॉल्व कैसे करते फिर से बता देता हूँ आपको, मतलब फिर बता देता हूँ सॉल्व कैसे करते। लेट अस से कि टोटल वोटर्स है हमारे पास 100x, टोटल है हमारे पास 100x, उसमें 10% ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने वोट दिया? 90x ने। ठीक है, 60 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनमें से 60 वोट इनवैलिड हो गए। ठीक है, द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट। इलेक्टेड कैंडिडेट को 308 ज्यादा मिले, और इलेक्टेड कैंडिडेट को 47% ऑफ द टोटल वोट्स मिले। ठीक है, आप समझो, टोटल वोट्स का 47% मतलब इसका, तो इसको कितने मिले हैं? 47x पहले वाले को। लेटर से ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी, तो बी को कितने मिले हैं? 308 ज्यादा मिले इससे। ठीक है, 308 मोर देन इज ओपोनेंट, 308 ज्यादा ए को मिले हैं, तो मतलब बी को इससे 308 कम मिले, यानी 47x माइनस 308। ठीक है, 47x माइनस 308। और एल्स व्हाट आई कैन से इज कि अगर 90x में से इसको 47x मिले हैं, तो इसको 90 माइनस 47 कितना मिला? 33x। ठीक है, या 43x, सॉरी 43x, और जो दोनों का गैप है दैट इज 308। यस, दोनों का गैप कितना है? 308। क्लियर है? दोनों का गैप कितना है? 308। तो हम बोलते हैं कि भाई ये जो है, एक सेकेंड, अच्छा हाँ एक और चीज, कि जो बचे हैं वो इसमें से 60 इनवैलिड हो गए, तो 90x माइनस 60 बचे, तो इन दोनों का टोटल 90x माइनस 60 होना चाहिए। तो अगर ए को 47x मिले हैं, तो बी को कितने मिलेंगे? इसमें से 47 घटाएंगे तो 43x माइनस 60 आएगा, इसको मिलेगा 43x माइनस 60। ये चीज, 90x में से 60 इनवैलिड भी तो हो गए थे, तो बचे कितने? 90x माइनस 60, जिसमें से कि ए को कितने मिल गए, तो बी को कितने मिलेंगे? इसमें से हम ये घटा देंगे, तो 90 माइनस 47 कितना हो जाएगा? 43x और माइनस 60 एज इट इज रहेगा, एंड इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 308। तो इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर x की वैल्यू यहां रखेंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी, और b के लिए उसमें से 308 घटा देंगे, तो सॉरी हाँ 308 घटा देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि b को उससे 308 कम मिले हैं। तो a की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पुट करके उसमें 308 घटाएंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए
आगे मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट अगले 3 सवाल ट्राई करो फटाफट जल्दी से अपने आप। चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। In an election, A got 33 1/3% of the total votes polled. 33 1/3% का मतलब होता है वन थर्ड करना है मुझे। B got 42 6/7% of the remaining. देखो 33 1/3% का मतलब ये होता है 42 6/7% क्या होता है 3 times 14 2/7%।
और ये क्या है 1/7 है, तो मतलब दिस बिकम्स 3 इंटू 1/7 यानी 3/7। ठीक है, अब मुझे टोटल का पहले मुझे 1/3 करना पड़ेगा, फिर बचे हुए का 3/7 करना पड़ेगा। टोटल एक ऐसी वैल्यू मान लेता हूं जो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल हो, और इनफैक्ट एलसीएम नहीं मानेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट मानेंगे। ठीक है, हालांकि 3 और 7 का तो एलसीएम और प्रोडक्ट एक ही होता है, दैट इज 21। लेकिन सपोज यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 होता तो 4 इंटू 2 8 मानते, ना कि 2 और 4 का एलसीएम 4। ठीक है, 8 मानते, इनका प्रोडक्ट माना करो हमेशा टोटल। ठीक, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएंगी फिर चीजें। तो मैंने यहाँ पर इनिशियल मान लिया 7 इंटू 3 21। तो ए को कितना मिला है 1/3, इसका 1/3 कितना 7, और बी को कितना मिला है रिमेनिंग का 3/7, यानी कि 3/7 ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बचा 21 माइनस 7 चला गया तो 14 बचा, यानी कितना मिला 6। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 यूनिट है, 7 माइनस 6 1 यूनिट, उसकी वैल्यू 4000 है। सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज कि ए गॉट 4000 मोर देन बी। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो टोटल वोट्स पोल्ड कितने हैं 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 इंटू 4 84,000। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना समझ में आया। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये था हमारा, यहाँ पर लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन डी। अभिनंदन, एसबीआई पीओ 2020 के लिए वीडियो कोर्स से बेटर रहेगा ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, वीडियो कोर्स डे टू डे अपडेट नहीं हो पाता, लेकिन जो लाइव क्लासेस होते हैं उसमें डे टू डे अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है, तो दैट विल ऑलवेज बी अ बेटर आइडिया टू गो फॉर लाइव क्लासेस इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डेड कोर्स। और जबकि लाइव क्लासेस में रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जनवरी में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है महाकांत। जनवरी मतलब एक तो आ चुका है ना एसबीआई 2020 के लिए। चलो पहले इसको देखते हैं सवाल को। अ स्टूडेंट टुक 5 एग्जाम्स वेयर फुल मार्क्स वर सेम फॉर ईच पेपर। तो मतलब 5 पेपर्स के लिए लेट्स से कि मैक्सिमम मार्क्स 100 थे, इसमें भी 100, इसमें भी 100, ये भी 100 नंबर का था, ये भी 100 नंबर का था, और ये भी 100 नंबर का। ठीक है, सारे पेपर्स 100 मार्क्स के थे। ओवरऑल जो उसके मार्क्स आए वो 60% मार्क्स आए। 60% क्या होगा टोटल का 100 100 100 100 100, 500 का 60% कितना हो जाएगा 300। ओवरऑल 300 मार्क्स उसके आए, एंड द नंबर्स द मार्क्स वर इन द रेशियो ऑफ 6 7 8 9 10। So 6:7:8:9:10. So can I say कि 10 plus 9 19 plus 8 27 plus 7 34 plus 6 40। So 40 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई 300 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/4 यानी कि 15/2। 1 यूनिट की वैल्यू 15/2 हो जाएगी। तो मतलब पहले वाले सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए 6 यूनिट्स। सो दैट विल बी 6 इंटू 15/2 45। लेकिन हमसे पूछा कि कितने सब्जेक्ट में 50% से ऊपर मार्क्स आए, तो 100 में से 45 नंबर आए, तो 50% से ऊपर तो नहीं है। अब अगर मैं दूसरे में देखूं तो कितना यूनिट है 7 यूनिट। तो 7 इंटू 15/2 जब मैं करूंगा तो 105/2 कितना होगा 52.5। दैट इज ऑब्वियसली मोर देन 50। नाउ डू आई नीड टू कैलकुलेट फॉर द रिमेनिंग 3? नहीं, रिमेनिंग 3 के लिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वैल्यू है 8 9 और 10, ये 7 से ऑलरेडी ज्यादा ही है। अगर 7 की वैल्यू 52.5 है तो 8 9 10 की वैल्यू तो इससे ज्यादा ही होगी, तो वो तो 50% से ऊपर होंगे ही, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन विच ही गॉट मोर देन 50% मार्क्स। 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत आसान सवाल है, देखो। अविनाश स्पेंड्स 30% ऑफ द इनकम ऑन स्कूटर पेट्रोल, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द हाउस रेंट एंड द बैलेंस ऑन फूड. इफ ही स्पेंड्स 300 ऑन पेट्रोल, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द हाउस रेंट? तो 30% का मतलब क्या होता है? 3/10. 3/10 उसने पेट्रोल पर खर्च किया. 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, तो रिमेनिंग का मुझे क्या करना है? 1/4. तो अगर मुझे 3/10 करना है, 1/4 करना है, तो मैं टोटल क्या मान लू? 4 और 10 का प्रोडक्ट कितना होता है? 40. मैंने टोटल मान लिया 40. तो उसने स्कूटर पेट्रोल पर कितना खर्च किया? 30%. यानी पेट्रोल पर खर्च किया इसका 30%, कितना होता है? 12. ओके. देन रिमेनिंग कितना बचा? 28. 28 का 1/4 उसने हाउस रेंट पर खर्च किया. तो हाउस रेंट पर 1/4 ऑफ 28 खर्च किया, मतलब कितना खर्च किया? 7. एंड द बैलेंस ऑन फूड, इफ ही स्पेंड 300 ऑन पेट्रोल, तो पेट्रोल पर 12 यूनिट खर्च किया जिसकी वैल्यू 300 है. तो एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट हमें निकालना है, 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी. एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पर 25. तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 7, 175. दैट्स द आंसर, 175. इजी है. चलो अगले 3 सवाल ट्राई करो फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
चलिए तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पर बोला है कि पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ द इनकम ऑन हाउस रेंट, 20% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन फूड एंड 10% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रेवलिंग एंड फाइनली सेव्स 10,800। फाइंड हिज टोटल इनकम। हमें उसकी टोटल इनकम इनिशियल जो थी वो बतानी है। अब देखो रिमेनिंग का इतना परसेंट करता जा रहा है, जैसे कि अगर उसने 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 75। अब बचे हुए 75 में से वो 20% खर्च करेगा, राइट। तो मतलब ये कौन सा केस है, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का केस है कि नहीं है? ये सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का केस है कि नहीं, कि घटे हुए में से और घटाना, जो बचा उसमें से खर्च करना, फिर जो बचा उसमें से खर्च, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का केस है। तो सबसे पहले, अब जहां तक सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज की बात है, वहां पर इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनकम। जो उसके पास पैसा होगा वो क्या है, उसकी इनकम। और फाइनली जो बचेगा वो क्या होगा, सेविंग। तो इनिशियल इज इनकम, फाइनल इज सेविंग। तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो इनकम और सेविंग का मिलेगा। 25% उसने खर्च किया, मतलब 1/4 खर्च किया, मतलब 4 में से 1 कम कर दिया, कितना बचा, 3 बचा। 4:3 का रेशियो आ गया। फिर उसने 20% रिमेनिंग का खर्च किया, तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है, मतलब 5 में से 1 यूनिट खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 4 यूनिट। और फिर उसने क्या किया, 10% ऑफ रिमेनिंग खर्च किया, मतलब 10% यानी 1/10 खर्च किया, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9। अब हम यहाँ पर इनकम और सेविंग का, जो इनकम है और जो फाइनली जो बचा है वो सेविंग है, उसका रेशियो निकाल सकते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं पहले, ये कितना आएगा 50, और ये 9 × 3 कितना आएगा 27 ना। उसने बोला है कि फाइनली सेव्स 10,800, मतलब 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,800। 27 का डबल होता है 54, 54 का डबल होता है 108, मतलब ये इससे 400 गुना है, ये इसका 400 गुना है, तो इसका भी 400 गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये 20,000। सो दैट सिंपली मींस कि उसकी जो इनकम थी वो थी कितनी, 20,000। अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते, दैट इज 23 यूनिट्स। तो एक की वैल्यू 400 है, 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 23 × 400, 9200। तो वैसे वो भी निकाल सकते थे। तो इस टाइप के सवाल को आप ऐसे रेशियो से डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब कोई एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर क्लास है स्टूडियो में राधे सर की, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।